हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि एक क्लोज कंडक्टर के या फिर क्लोज लूप में अगर फ्लक्स में बदलाव आता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है या फिर हम बोल सकते हैं उसमें एक करंट आ जाता है। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? फ्लक्स में बदलाव आना चाहिए। तो मान लेते कि हमारे पास दो कॉइल है, इसको छोड़ दो, एक कॉइल है और यहाँ पे एक कॉइल है। ठीक है, आप देखो इस कॉइल को छोड़ दो, फिर इसमें फोकस करो। इसमें कोई करंट नहीं है। इसमें करंट जनरेट तभी होगा जब इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो बदलेगा। अभी फ्लक्स कितना है? 0 है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे तो इसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा। जब इसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोगों को पता है कि करंट कैरिंग जो लूप होता है, सर्कुलर लूप और कोई भी लूप होगा, वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब पहले लाइन्स ऑफ फोर्स कितना था? 0। अब लाइन्स ऑफ फोर्स धीरे धीरे बन रहा है, 2, 4 धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि करंट स्विच ऑन करने से ही करंट मैक्सिमम नहीं हो जाता, वो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे करंट स्टैब्लिश होना शुरू हो गया और यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ गया। अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ेगा मतलब इसमें फ्लक्स में बदलाव आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स फैराडे लॉ, अगर किसी लूप में जो फ्लक्स है जा रहा है उसमें बदलाव आएगा तो उसमें क्या होगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एक इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब और एक करंट जनरेट हो जाएगा। और जो इंड्यूस्ड करंट होता है, लेंजेस लॉ से हम लोगों को पता है कि उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि जिस रीजन के वजह से वो बना है उसी को अपोज करता है। तो यहाँ पे करंट बहने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बना, उसके चलते क्या हुआ? एक फ्लक्स में बदलाव आया। तो करंट इंड्यूस जो होगा वो इसी को अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इसके ऑपोजिट में होगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? अपने आप की वजह से बन रहा है। तो जो कॉइल है वो उसी कॉइल में फ्लक्स में बदलाव लाने के लिए उसी में ही करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब क्या है? उसका जो रीज़न है वो उसी कॉइल में है, वो अपने आप का रीज़न की वजह से अपने आप में ही करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल यहाँ पे है और एक कॉइल यहाँ पे है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें तो कुछ हम बैटरी नहीं लगाएंगे, इसमें बैटरी लगा देते हैं तो इसमें करंट बदलाव होगा। इसमें क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा। तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो उसके थ्रू भी पास करेगा। तो एक कंडक्टर के जो नियर बाई कंडक्टर है उसमें कुछ चेंजेस के लिए, उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें क्या होगा? फ्लक्स में बदलाव आएगा और इसमें करंट इंड्यूस होगा। और करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि वो अपोज करेगा, जो रीज़न है उसी को अपोज करेगा। वो तो हम लोग लेंजेस लॉ से पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है कि इसमें बदलाव आने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ, तो ये क्या हुआ? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहाँ पे अपने आप में बदलाव लाने के लिए अपने आप में ही इंड्यूस हुआ, तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब वो ईएमएफ खुद प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे दूसरा जो सेकंड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अपने आप में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो है सेल्फ इंडक्टेंस। और दूसरों का कोई मतलब चेंजेस की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते कि हमारे पास एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, इसमें हम लोग बैटरी लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? एक करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? लेकिन करंट मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे मान लेते कि आई करंट होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? करंट के साथ। करंट जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, अच्छे से देखना, फ्लक्स इंड्यूस्ड मतलब फ्लक्स लिंक टू दिस कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल। ये जो कॉइल है उसमें कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? बी एस कॉस थीटा। किसके साथ होता है? बी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा में तो कुछ बदलाव नहीं है, एस में भी कुछ बदलाव नहीं हुई। जो भी बदलाव आ रहा है किसके अंदर आ रहा है? बी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि बी के अंदर क्या है? करंट है। बी इज रिलेटेड टू करंट, सो करंट में बदलाव आएगा तो बी में बदलाव आएगा। तो स्विच ऑन कर दिया, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है तो करंट में बदलाव आ रहा है, मतलब बी में बदलाव आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाई जो है, फ्लक्स जो है वो अल्टीमेटली इसके साथ प्रोपोर्शनल है, होगा कि नहीं होगा? द टोटल फ्लक्स थ्रू द
कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आई। ये जो कांस्टेंट आया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, नॉट इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जो हो रहा है, जो फिनोमेना है वो नाम है इंडक्शन, और जो इसका क्वालिटी डिटरमाइन करता है वो क्या है? इंडक्टेंस, वो एल है। ठीक है, तो एल का मतलब क्या है? एल मतलब क्या होगा? phi बाई आई, अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेटेड पर यूनिट करंट। ओके, अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेटेड पर यूनिट करंट। ठीक है, या फिर हमको इसको ये भी बोल सकते हैं कि डी फाई इक्वल्स टू एल डी आई, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल्स टू एल डी आई, ये भी रिलेशन बोल सकते हैं। मतलब एल क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी आई, अमाउंट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट चेंज इन करंट, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? फ्लक्स का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से निकाल सकते हैं फाई का यूनिट क्या होगा, बोलो। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? फाई का यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का यूनिट नहीं होता तो फाई हो गया, और आई मतलब करंट, एम्पियर, तो क्या हो गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। ये हो गया इंडक्शन, मतलब एल, सेल्फ इंडक्टेंस, उसका यूनिट। तो ये जो यूनिट है इसका एक शॉर्टकट नेम है। क्या है इसका नाम? हेनरी। हम लोग इसको शॉर्टकट में कैपिटल एच भी बोलते हैं, शॉर्टकट नेम, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। समझ में आ गया? यह क्या है? हेनरी। अब फैराडे लॉ से क्या पता चलता है? फैराडे लॉ से पता चलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू द ईएमएफ। तो फाई का वैल्यू अगर हम बैठा देंगे, फाई को एल आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। समझ में आ गया? एल तो बाहर आ जाएगा, उसको तो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो एल का और यहाँ पे डेफिनेशन आ सकता है, इप्सिलॉन बाई डी आई बाई डी टी, ऐसा आ सकता है। ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू लेंगे, वैल्यू लेके काम करेंगे तो माइनस देने की जरूरत नहीं है। माइनस सिर्फ सेंस को डिटरमाइन करते हैं कि जहाँ पे डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है उसके ऑपोजिट सेंस में ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एल का यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा, देखो यहाँ से यूनिट निकलेगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसको भी हम लोग हेनरी कहते हैं। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग इक्वेशन से निकलने वाला यूनिट, लेकिन फंडामेंटली वो क्या है? सेम है। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ये एक डेरिवेशन है, एग्जाम में भी आता है कि फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक सोलेनॉइड है जिसमें आई करंट एंटर कर रहे हैं और आई करंट निकल रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना जनरेट होगा वो हम लोग निकलते हैं। पहले तो जनरेट करते हैं कि फ्लक्स कितना है। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी एस कॉस थीटा। होता कि नहीं होता? नहीं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कहाँ पे रहता है? वो हमेशा एक्सिस के अलोंग रहता है, ऐसे रहता है। और एरिया वेक्टर जो है, इसका एरिया है, एरिया का वेक्टर वो भी ऐसा होगा। तो दोनों एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी एस कॉस जीरो। बी का मतलब क्या होता है? सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? म्यू जीरो स्मॉल एन आई, ऑलरेडी हम लोगों को पता है। एस मतलब पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, सर्कुलर होगा तो, कुछ अलग होगा तो अलग बात है। हम लोग लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर ना। तो हो गया, इतना फ्लक्स जनरेट होने वाला है। तो ये हो गया एक, मतलब फ्लक्स एट पर्टिकुलर टर्न, फ्लक्स इन सिंगल टर्न। सो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स देखो, फाई जो टोटल है, फाई टोटल वो क्या होगा? हर एक टर्म में इतना फ्लक्स हो रहा है। तो यहाँ पे कितना टर्म है? अगर इसका लेंथ मान लेते हैं कि एल है, तो यहाँ पे कितना टर्न रहेगा? नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इंटू एल, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। और हर एक टर्न में इतना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? म्यू जीरो एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोगों को पता है कि फाई टोटल वो क्या होता है?
एल आई होता है कि नहीं होता है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ये तो पहले से हम लोग को पता है। अगर इस दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 विल गेट एज इक्वल्स टू म्यू 0 एंड स्क्वायर एल पायर स्क्वायर। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसका डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसका कितना रेडियस है, और उसका मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, कौन सा मीडियम में रखा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा मीडियम में रखेंगे तो इसका म्यू चेंज हो जाएगा, म्यू हर एक मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ये तो एयर मीडियम के लिए है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जैसा कि हम लोग बात कर लिए कि जो सेकेंड वायर है, सेकेंड लूप है, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, बदलाव होने के लिए इसमें जनरेट होगा, ठीक है, अपने आप के वजह से वो जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसके साथ रिलेटेड है, इसमें कितना करंट बह रहा है, इसमें मान लेते हैं कि I2 करंट बह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इसके थ्रू पास करेगा, और इसमें एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, मतलब इसमें कुछ EMF जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल ड्यू टू करंट इन द सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल के करंट के वजह से फर्स्ट कॉइल में कितना फ्लक्स हो रहा है, जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सेकेंड कॉइल। हो सकता है सेकेंड कॉइल के करंट के वजह से इसमें हो रहा है, क्योंकि तो म्यूचुअल नहीं है, दूसरों का मतलब करंट में बदलाव आने के लिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो φ1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, तो φ1 जो है इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट का नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस I2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंडक्शन ऑफ 1 ड्यू टू 2, फ्लक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, इसीलिए इसका 1 लिखते हैं, 2 इसका सफिक्स का मीनिंग क्या है, पहला सफिक्स डिनोट करता है कि कहाँ पे फ्लक्स बन रहा है, और दूसरा मतलब कारण, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली हम ऑपोजिट का लिख सकते हैं, इसमें अगर ये तो एक केस हुआ, और एक केस क्या हो सकता है, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है, सेकेंड में बदलाव हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि φ21 है, फ्लक्स एट 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, M21 एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय करंट इन 1, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर हम लोग EMF जनरेशन कितना होगा, फर्स्ट कॉइल में कितना EMF जनरेट होगा, वो क्या होगा, माइनस d φ12 बाई dt, इसको करने से क्या हो जाएगा, माइनस M12 di2 बाई dt, ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग EMF भी जनरेट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंजेस, अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेटेड इन द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड कॉइल पर यूनिट करंट इन द सेकेंड कॉइल, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो यूनिट है वो सेम होगा, हेनरी, जो एल का यूनिट है इसका भी यूनिट क्या होगा, हेनरी, इसे हम लोग शॉर्टकट में कैपिटल H भी बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल मतलब उसमें बदलाव आ रहा है, इसमें जनरेट हो रहा है, और सेल्फ मतलब इसी में बदलाव आ रहा है, इसी में जनरेट हो जाए, मतलब रीज़न वहाँ पे ही है, अपने आप में है, और रीज़न दूसरी जगह पे है, तो वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन डिराइव करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर्स। जब एक इंडक्टर किसे कहा जाता है, सोलिनॉइड जो है वही इंडक्टर है, जिसके अंदर क्या होता है, ऐसा होता है इंडक्टर, ठीक है। तो जिसमें इंडक्शन होता है वो इंडक्टर है। तो इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, देखो एनर्जी कहाँ से आता है, एनर्जी तभी आता है जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर काम करता है, तो जो काम करता है उसका एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका एनर्जी गेन हो जाता है। तो इसमें एनर्जी क्यों आएगा, जरूर कोई बाहर से इसके ऊपर काम किया होगा, तो वो बाहर वाला का एनर्जी घट गया होगा और इसका एनर्जी बढ़ गया होगा, और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा,
जाएगा। तो इसको भी हम लोग को निकलना है। अब देखो, जब हम लोग एक बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे करंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक बात है, यहाँ पे करंट एक स्टार्ट हो जाता है, करंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन करंट मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचता है। तो करंट क्या यहाँ पे इजीली फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता है। देखो, जब यहाँ पे करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा तो इसके अंदर एक इंडक्शन होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स में बदलाव आ रहा है। करंट इसमें इसके थ्रू जा रहा था, पहले जीरो था, उसके बाद धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। तो करंट में बदलाव आने के लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव मतलब ही है फ्लक्स में बदलाव। फ्लक्स में बदलाव मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ मतलब बैटरी के हिसाब काम करेगा, लेकिन उसका सेंस कैसे होगा? उसका सेंस होगा ऐसा कि वो जो रीज़न के वजह से बना है उसी को अपोज करेगा। तो यहाँ पे इधर करंट बहने के लिए यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ क्या करेगा? उसी को अपोज करेगा। मतलब उसका सेंस क्या होगा? ऐसे होगा। मतलब उसका सेंस जो है, करंट कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव से। तो यहाँ से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो उसका करंट इधर होगा, इसी को अपोज करेगा। मतलब ओरिजिनल जो करंट है उसके वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो इसी को अपोज करेगा। तो मतलब उसका सेंस क्या होगा? इधर होगा। ओरिजिनल करंट का सेंस अगर इधर होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस अपोजिट होगा, उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया है तो यहाँ से जो मैक्सिमम करंट, मान लेते हैं कि करंट मैक्सिमम आई तक जाएगा, कैपिटल आई, ओके। तो कैपिटल आई तक मतलब 0 से 10 एम्पियर तक वो करंट इस्टेब्लिश होगा सर्किट में। लेकिन वो इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। कितना हो रहा है? एल डी आई बाई डी टी। इतना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो देखा एल डी आई बाई डी टी होता है ईएमएफ जनरेशन। तो इसको अपोज करके ये जो बैटरी है इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इंडक्शन है वो इधर है और बैटरी का इधर। तो बैटरी अगर चाहते हैं कि यहाँ पे 10 एम्पियर उसका जो कैपेसिटी है वो करंट सर्किट में फ्लो करे, तो उसके लिए इसको बहुत काम करना पड़ेगा, इजीली नहीं जा सकता क्योंकि ये अपोज कर रहा है। तो इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा? हम लोगों को पता है कि पावर जो होता है, पावर का मतलब क्या होता है? पावर मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यूनिट टाइम में कितना काम किया जाता है वो है पावर। और पावर का और एक फार्मूला है, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय आई। पता है कि नहीं? क्लास 9-10 में पढ़ा है। V इंटू आई पावर। तो V की जगह यहाँ पे EMF आएगा। यहाँ पे मान लेते कि इसका EMF, ओ ये EMF है इसका वैल्यू। तो EMF का वैल्यू यहाँ पे क्या है? L डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है। ये हो गया डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी डब्ल्यू क्या होगा? एल आई डी आई। ये तो है छोटा एक वर्क डन। मतलब डी आई करंट में बदलाव लाने के लिए बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा? एक छोटा काम करना पड़ेगा। तो टोटल हम लोग 0 से आई तक, मतलब इसको 0 से आई मैक्स तक अगर करना चाहते हैं तो क्या होगा? हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है 0 से W, ओके। मतलब टोटल W काम करना पड़ेगा और टोटल मैक्सिमम करंट कितना जाएगा? आई तक। तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? बाएं तरफ हो जाएगा W, दाएं तरफ हो जाएगा L आई स्क्वायर बाई 2। एक बार बैठाएंगे I, एक बार बैठाएंगे 0। तो I की जगह I बैठाएंगे तो ये हाफ एल आई स्क्वायर होगा माइनस 0। तो क्या हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। टोटल इतना काम करना पड़ेगा। आई करंट इस्टेब्लिश करने के लिए बैटरी को इतना काम करना पड़ेगा। मतलब बैटरी का इतना एनर्जी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? इसमें। सो एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर, ओके। इतना एनर्जी उसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एनर्जी हम लोग इसको ई लिखते हैं, एनर्जी यू भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एल का यूनिट निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा? इसका यूनिट है जूल, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। वो भी हम लोग बोल सकते हैं एल का यूनिट, वो भी क्या है? हेनरी है, ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग एल का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा कि एल का डायमेंशन निकालो तो कौन सा रिलेशन अच्छा है, सबसे सही है? यही रिलेशन सबसे सही है। एनर्जी का डायमेंशन तो हम लोगों को पता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क डन, वही एनर्जी। और आई का मतलब क्या होता है? एम्पियर, ए। तो यहाँ से हम लोग एल का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं
कि एसी जनरेटर क्या होता है। जो जनरेटर होता है, जहाँ पे एसी करंट डेवलप होता है, जनरेट होता है, वो कैसे जनरेट होता है। तो वो क्या है, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी एस कॉस थीटा। तो अगर हम लोग किसी भी जगह पे किसी भी लूप में फ्लक्स में बदलाव लाते हैं तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो फ्लक्स में बदलाव हम लोग कैसे ला सकते हैं, एक तो है मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव ला सकते हैं, जिसका हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जांपल, एरिया में बदलाव ला सकते हैं, और फाइनल क्या लग सकते हैं कि थीटा में भी बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही काम करेंगे, लेकिन हम लोग क्या बदलेंगे, बी और एस नहीं बदलेंगे, बदलेंगे थीटा। यहाँ पे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें क्या है, एक एरिया रखा हुआ है। इसको अगर साइड से देखेंगे तो ऐसा व्यू है, यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़, ये दूसरा व्यू है, ये 3 डायमेंशन व्यू है, दोनों एक ही बात करता है कि एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब घूमेगा तो इसके एंगल चेंज होगा। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये कॉपी इधर है, तो कितना एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में, 90 डिग्री है। देखो एरिया तो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, अभी ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री में आ जाएगा। तो मतलब हर वक्त वो एंगल बदल रहा है, लेकिन उसका एरिया नहीं बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रहा है, एक ही जगह में वो घूम रहा है, मतलब एंगल चेंज हो रहा है। किसका एंगल, बी वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एंगल्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, ये अगर ओमेगा वेलोसिटी में घूम रहा है तो हम लोग को पता है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, और यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितना तेजी से एंगल बदल रहा है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा माइनस डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, क्योंकि बी और एस में कुछ बदलाव नहीं रह रहा है, वो तो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर कर देते हैं। और कॉस ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन ओमेगा टी, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग को पता है। तो ये हो गया इप्सिलॉन का वैल्यू, क्या हो गया, बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विथ इप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे इप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है, बी एस ओमेगा। समझ में आ गया। तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। इसमें जो ईएमएफ है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा चेंज होता है, बदलाव होता है उसमें। समझ में आ गया। तो जिसमें हर वक्त बदलाव आता है वो क्या होता है, वो है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसको समझ लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थीटा में बदलाव ला रहे हैं। थीटा में बदलाव लाने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स में बदलाव आ रहा है। फ्लक्स में बदलाव लाने के लिए हम लोग, फ्लक्स में बदलाव आने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इतना बनेगा, ठीक है। एसी जनरेटर के ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना देके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 देके डिवाइड करना पड़ता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻² देके गुना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जा रहे हैं, तो 10⁻² उसका होल स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ से गुना करना पड़ेगा, तभी जाके मीटर स्क्वायर बनेगा। ये सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻²। ये हो गया एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻1 टेस्ला। हर चीज़ पावर के रूप में हम लोग लिखेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, लेकिन हम लोग को ओमेगा चाहिए, ओमेगा कितना होगा, अच्छा बाद में लिखते हैं। तो हो गया हमारे डेटा, और कुछ डेटा तो नहीं है।
तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ईएमएफ कितना होता है वो हम लोग मेमोराइज नहीं करेंगे, हर वक्त निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि फाई क्या होता है, फाई होता है बी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे माइनस साइन है और इसके डिफरेंशिएट करने से माइनस प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा एक ओमेगा। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग देखो इसका कुछ वैल्यू नहीं है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, और एक अलग अलग टाइम में इसका वैल्यू अलग अलग हो रहा है, लेकिन हम लोग को वो नहीं निकलना, हम लोग क्या निकलना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो ईएमएफ का मैक्सिमम क्या होगा, अच्छे से देखो, ईएमएफ मैक्स कब होगा बोलो, ओमेगा बी एस साइन जो है इसका मैक्स, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा ओमेगा बी एस, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई एफ बी एस, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, उसके साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ की जगह बैठा देंगे 20 जो भी था, बी मतलब 2 × 10⁻⁻1 और एस जो है 2 × 10⁻²। तो कितना हो गया अल्टीमेटली 2 × 4 16 पाई 10⁻, कितना होगा देखो, यहाँ पे 10⁻⁻1 10⁻1 कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻², इतना क्या होगा वोल्ट होगा, क्योंकि हम लोग ईएमएफ मेज़र कर रहे हैं इसलिए क्या होगा वोल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है। एक्चुअली जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इसका ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ईएमएफ जो हो रहा है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग है। हाँ, अगर बोला जाएगा कि 300 सेकेंड के बाद उस जगह एट t = 300 सेकेंड उसमें कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तब जगह हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ईएमएफ नहीं निकाल सकते, ईएमएफ हर जगह पे बदल रहा है, तो हमको टाइम स्पेसिफाई करना चाहिए। तो क्वेश्चन में टाइम मेंशन किया हुआ रहेगा, तब हम बोर्ड पे यहाँ पे बैठा देंगे टाइम को, उसमें कोई दिक्कत होगी, स्मॉल टी की जगह हम लोग टाइम बैठा देंगे। तो ऐसे हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।